Hello and welcome, guys. Welcome to the channel Study Hard. जैसा कि आपने पिछला लेक्चर देखा ही होगा, उसमें हमने प्रीहिस्ट्री ऑफ कश्मीर पे बात की थी कि कश्मीर वैली कैसे वजूद में आई, कैसे बनी विद द फॉर्मेशन ऑफ पीर पंजाल रेंज। देन द वाटर, जो पानी था वो सब जमा हो गया, कोई सोर्स नहीं रहा बाहर जाने का, और जो वैली थी वो एक बड़ी लेक बन गई। फिर कैसे वो ड्रेन आउट हुई, उससे क्या फ़र्क पड़ा जियोलॉजी पर कश्मीर की, वुडर्स के बारे यानी कैरेवास के बारे में हमने जाना। तो लेट्स जस्ट बिगिन। जो सब टॉपिक्स हम प्रीहिस्टोरिक क्लाइमेट में आज पढ़ेंगे वो है जियोलॉजिकल टाइम स्केल, यानी हम जियोलॉजिकल टाइम स्केल के बारे में थोड़ा जानेंगे कि वो क्या होती है। दूसरा, हम क्वाटरनरी पीरियड, यानी ये जियोलॉजिकल टाइम स्केल में ऐसा एक पीरियड है जिसमें बहुत सारा ऐसे इवेंट्स हुए जो बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, वो हम पढ़ने इसलिए बहुत ज़रूरी है। दूसरा, इसके बाद कश्मीर ड्यूरिंग द क्वाटरनरी पीरियड, यानी इस पीरियड में कश्मीर की हालत क्या थी, कश्मीर जो वैली है उसके साथ क्या हो रहा था। देन एट द एंड वी विल टॉक अबाउट द ह्यूमन एवोल्यूशन। So this is geological time scale. Humans subdivided time into usable units such as our calendar year, month, week, days. Similarly, geologists also subdivide time. देखिए, इंसानों ने क्या किया है कि अपनी सहूलियत के लिए कैलेंडर्स बनाए, जिसमें उन्होंने ईयर, मंथ, वीक और डेज का हिसाब रखा कि हमें आसानी हो। वैसे ही हम अगर देखें, जियोलॉजिस्ट है ना, उन्होंने भी टाइम को सब डिवाइड किया है, एक ऐसी स्केल बनाई है जिससे वो मेजर करे या स्टडी कर सके, रीड कर सके एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड को जो पीछे गुजर चुका है, और उसी को कहते हैं जियोलॉजिकल टाइम स्केल। दे हैव क्रिएटेड अ टूल फॉर मेजरिंग जियोलॉजिकल टाइम, breaking it into usable, understandable segments। यानी उन्होंने जो इस टाइम स्केल को है ना छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड किया है, और ऐसे हिस्सों में डिवाइड किया कि वो एक तो यूज़ हो सके और दूसरा आसानी से समझ भी आ सके। फॉर द पर्पज़ ऑफ जियोलॉजी द कैलेंडर इज जियोलॉजिकल। हाँ, अब जो कैलेंडर हम कह लीजिए इसको, ये कैलेंडर हम इसको जियोलॉजी में नहीं कहते, इसको कहते हैं जियोलॉजिकल टाइम स्केल। We don't use the word calendar in it. Okay, one way to distinguish and define each segment of time, यानी टाइम में क्या क्या पीछे जो क्या क्या हादसात हुए हैं from the beginning of time, यानी जब से दुनिया बनी है तब से आज तक क्या क्या इवेंट्स आए हैं, उन बारे में बात करना। is by the occurrence of major geological events, and the appearance and disappearance of significant life forms। अब जो ये टाइम स्केल में छोटी छोटी डिफरेंस इन्होंने रखी है, ब्रेक्स रखे हैं, सेगमेंट्स रखे हैं, वो किस बिना पर है, वो चेंजेस है, या तो छोटे चेंज हो गए या बहुत बड़े चेंज हो गए, या कौन सी चीज़ क्लाइमेटिक चेंज हो सकती है, ठीक है। और दूसरा, अपीयरेंस एंड डिसअपीयरेंस ऑफ लाइफ फॉर्म्स, यानी हम कहते हैं डायनासोर्स, ठीक है, और ऐसे वाइल्ड एलिमेंट्स जो आज हम नहीं मिलते लेकिन फॉसिलाइज फॉर्म में हमें मिलते हैं। तो उसी के बिना पे इन्होंने ये टाइम स्केल बनाई है। स्टार्टिंग विद द फॉर्मेशन ऑफ अर्थ क्रस्ट फॉलोड बाय द अपीयरेंस ऑफ एवर चेंजिंग फॉर्म्स लाइफ ऑन अर्थ, यानी पहले ही ये शुरू कहाँ से होती है, जैसे अर्थ हमारी ज़मीन बनती है और फिर आगे चलते जाती और बाकी जो लाइफ फॉर्म्स बनती है वो भी इस जियोलॉजिकल टाइम स्केल में दिखाया गया है। तो आगे देखिए, जो टाइम स्केल है, डिवीजन ऑफ द जियोलॉजिकल टाइम स्केल ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रैटिग्राफिकली विद द ओल्डेस्ट एट द बॉटम, यंगेस्ट एट द टॉप। देखिए, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि जो जियोलॉजिकल टाइम स्केल है वो स्टडी की जाती है स्ट्रैटिग्राफिकली, और इसको ऑर्गेनाइज भी इसी तरह किया गया। यानी अगर आप मान लीजिए ये एक सेक्शन है, तो इसमें जो नीचे जो चीज़ मिलेगी वो सबसे ओल्डेस्ट होगी, और जो टॉप में मिलेगी वो यंगर होगी, और बाउंड्री एजेस आर मिलियन। हाँ, अब जो ये स्टडी किया जाता है
ये मिलियंस और बिलियंस ईयर्स में किया जाता है। जब जब जैसे जैसे टाइम नीचे आ रहा है, यानी हमारी तरफ आता है प्रेजेंट, ये थाउजेंड्स में हो जाता है। मोस्टली इट इज़ स्टडिंग इन मिलियंस ऑफ ईयर्स, दिस इज इम्पोर्टेंट। ये आपके सामने एग्जांपल है जियोलॉजिकल टाइम स्केल। पहले आप जो है लेफ्ट वाले को अगर पहले आप देखें, इम्पोर्टेंट कुछ पॉइंट्स हैं यहाँ पर, तो गौर से सुनिएगा। पहला होता है इयॉन्स एरा पीरियड, देन इट्स द इपॉक्स, वो आगे बताऊंगा मैं क्या है इपॉक, वो इस माले में आपको दिखेगा, ठीक है। जो इयॉन होता है ये टोटल 4 इयॉन्स है। हेडियन शुरुआत होती है कैसे, फॉर्मेशन ऑफ द अर्थ से। फिर आर्कियन, उसमें क्या होता है, अर्थ की क्रस्ट बनती है। और जो प्रोटेरोजोइक है उसमें क्या होता है कि ऑक्सीजन जो एटमॉस्फेयर में उसमें आना शुरू हो जाता है। और आप डेट्स, यानी कितने मिलियन ईयर्स अगो ये इयॉन्स था, यानी इयॉन था, जैसे हेडियन 4600 मिलियन ईयर्स अगो, दैट मीन्स 4 बिलियन ईयर्स अगो, ये हो गया हेडियन। आर्कियन हो गया 4 बिलियन टू 2.5 बिलियन ईयर्स अगो। वैसे ही प्रोटेरोजोइक हो गया 2.5 बिलियन ईयर्स टू 500 मिलियन ईयर्स अगो। और उसके बाद जो फोर्थ है यानी इम्पोर्टेंट इयॉन, वो है फेनेरोजोइक, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें होती, इवेंट्स होते हैं। फेनेरोजोइक जो है वो शुरू होता है 540 मिलियन ईयर्स अगो और इट्स स्टिल गोइंग ऑन। जो ये इयॉन है ये अभी भी चल रहा है। अब जो ये इयॉन है ये कुछ एराज में डिवाइड किया गया है, टोटल 3 एराज में। एक हो गया पैलियोजोइक, दूसरा मीजोजोइक और तीसरा सिनोजोइक। जो पैलियोजोइक है उसमें वो फर्दर डिवाइड किया गया है कुछ और पीरियड्स में, यानी एरा डिवाइड किया गया है, सॉरी इयॉन किया गया है डिवाइड एराज में, एरा किया गया है डिवाइड पीरियड्स में। अब कौन कौन सा पीरियड आता है पैलियोजोइक में, वो होता है कैम्ब्रियन, ओडोवेशियन, सिल्यूरियन, डेवोनियन, कार्बोफेरस और परमियन। और इसमें क्या क्या जो इम्पोर्टेंट आपको याद रखना है वो मैं आपको बताता हूँ। पहले ही जो कैम्ब्रियन को अलग क्यों रखा, क्योंकि इसमें एक लाइफ शुरू हो जाती है, एक्सप्लोजन होता है। पहले तो शुरू हो गया था, थोड़ा सा हमें मिल जाता था फर्स्ट यूक्रोराइट्स, लेकिन लाइफ जो असल में शुरू हुई वो इसी में, किसमें, पैलियोजोइक में, यानी कैम्ब्रियन में, कैम्ब्रियन पीरियड में शुरू हो गई थी। उसके बाद हमें फर्स्ट लैंड प्लांट्स जो मिलते हैं या वो इसी पीरियड में मिलती है। वो कौन सा पीरियड है, वो ऑर्डोवेशन। क्या मिलते हैं हमें, फर्स्ट लैंड प्लांट्स। उसके बाद हमें हम देखते हैं डेवोनियन में हमें फर्स्ट एम्फीबियन मिलते हैं। और कार्बोनेफेरस में हमें फर्स्ट रेप्टाइल्स। और जो हमारा पर्मियन है उसमें क्या ऐसा इंपॉर्टेंट हुआ, वो था कि पेंजिया। पेंजिया मैंने पिछले वीडियो में बताया कि पेंजिया जो फर्स्ट मेजर लैंड मास था, जो यानी हमारे जो सारे कॉन्टिनेंट थे वो एक ही लैंड मास का पार्ट था, जिसे कि हम पेंजिया कहते हैं। वही पेंजिया किस में बना था, इसी पर्मियन में बना था। अब इसके बाद दूसरा एरा आता है मीजोजोइक एरा। मीजोजोइक एरा बहुत इंपॉर्टेंट है। ये डिवाइड किया गया है 3 पीरियड्स में, एक है ट्रायसिक, जुरासिक और क्रिटेशियस। इसमें ये आपने सुना ही होगा, जो जुरासिक है, ट्रायसिक, ये डायनासोर के रिलेटेड मूवीज़ वगैरह में आपने ये सुना ही होगा, जुरासिक पार्क वगैरह, जुरासिक पार्क या जुरासिक वर्ल्ड। तो जो ये मीजोजोइक एरा इज रिलेटेड टू द डायनासोर्स, क्रिएशन ऑफ द डायनासोर और फिर मास एक्सटेंशन ऑफ द डायनासोर। वो शुरू भी इसी में होते हैं और ख़त्म भी इसी में हो जाते हैं। लेकिन ये टाइम पीरियड कुछ हज़ार सालों का नहीं है, बहुत मिलियंस ईयर्स है। शुरू होता है 250 मिलियन ईयर्स अगो और ख़त्म होता है अराउंड 60 टू 66 मिलियन ईयर्स अगो। अब इसमें क्या क्या होता है, डायनासोर्स के अलावा जैसे डायनासोर्स हमें मिलते हैं, फर्स्ट मैमल मिलते हैं, और इसको जो जुरासिक है इसको एज ऑफ डायनासोर कहते हैं। फर्स्ट बर्ड हमें मिलता है किसमें, इसी जुरासिक में, फर्स्ट बर्ड, ठीक है। फ्लावरिंग प्लांट्स हमें यहाँ पर पहले शुरू होते हैं, और इसके बाद मास एक्सटेंशन होता है बहुत सारे लाइफ फॉर्म्स का, प्लांट्स का भी, डायनासोर्स का तो पूरा ख़त्म हो जाता है, और फर्स्ट और बर्ड्स वगैरह, मैमल्स, बहुत सारों का एक्सटेंशन हो जाता है ड्यू टू क्लाइमेटिक चेंज, या मीटियोर्स भी बोल सकते हैं आप।
उसके बाद आता है सीनोज़ोइक। जो सीनोज़ोइक एरा है इट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है? ये डिवाइड किया है 3 पीरियड्स में, एक है पैलियोजीन, दूसरा नियोजीन और क्वाटरनरी। पैलियोजीन में मैमल्स डाइवर्सिफाई हो जाते हैं, हमें फर्स्ट होमिनिड्स जो एंसेस्टर्स हम जो अकॉर्डिंग टू द साइंस थी फर्स्ट होमिनिड्स जो थे वो एंसेस्टर्स थे प्रेजेंट ह्यूमन बींग्स के, ठीक है? तो वो शुरू कब वो आए, कब एग्जिस्ट कब हुए? नियोजीन पीरियड में। और अब जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पीरियड है वो हो गया हमारा क्वाटरनरी पीरियड। ये कब शुरू होता है? 2.58 मिलियन ईयर्स एगो क्वाटरनरी पीरियड शुरू हो जाता है आइस एज के साथ। इसको अलग क्यों रखा है? क्योंकि आइस एज शुरू हो जाती है जब पूरी धरती मोस्ट ऑफ द लैंड आइस शीट्स के नीचे आ जाती है। और इसमें और एक चीज़ आती है जो इम्पोर्टेंट है कि राइज ऑफ द ह्यूमंस। ह्यूमंस भी इसमें हम देखते हैं वो भी उभर के आ जाते हैं, ठीक है? बाय ह्यूमंस वी मीन होमो होमो सेपियंस। ओके, ठीक है? वो होमोसेपियंस यानी वो राइज कब हुए? इसी क्वाटरनरी पीरियड में। और जो क्वाटरनरी पीरियड है अभी भी चल रहा है, तो आप देख सकते हैं नीचे शुरू कब हुआ? 2.58 मिलियन ईयर्स अगो और अभी भी चल रहा है, कंटिन्यू टिल प्रेजेंट प्रेजेंट। अब जो राइट साइड में ये पिक्चर दी गई है ये स्ट्रैटिग्राफिकली आपको दिखाया गया है कि जैसे मैंने बोला कि सबसे जो ओल्डेस्ट होगा वो नीचे होगा, ठीक है? ओल्डेस्ट कहाँ होगा? नीचे। और जो यंगेस्ट होगा वो कहाँ होगा? ऊपर। यंगेस्ट कौन है? हम हैं, ठीक है? वी आर द यंगेस्ट। क्वाटरनरी पीरियड है ना वो फर्दर डिवाइड किया गया है इनटू टू मोर इपॉक्स। यानी जो क्वाटरनरी पीरियड है वो डिवाइड किया गया है टू मोर इपॉक्स और ये है वो दो इपॉक, प्लास्टोसीन, हालोसीन। प्लास्टोसीन शुरू कब होता है? 1.8 मिलियन ईयर्स अगो और तकरीबन 10,000 साल पहले ख़त्म हो जाता है और शुरू होता है होलोसीन, जो कि होलोसीन इपॉक जो अभी चल रहा है इसको होलोसीन इपॉक बोलते हैं। अब क्वाटरनरी पीरियड ये हमें अलग से पढ़ना है क्योंकि इंपॉर्टेंट है। जैसे कुछ मैंने पॉइंट्स बता दी, कुछ और बता देता हूँ, थोड़ा समझ में आ जाएगा अच्छे से। क्वाटरनरी इज अ जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ अर्थ, इज अ यूनिट ऑफ टाइम विद इन द सीनोजोइक एरा। इसके बारे में बोल दिया हमने। बिगनिंग 2.5 मिलियन ईयर्स अगो, यानी 2.5 मिलियन ईयर्स अगो हमारा क्वाटरनरी पीरियड क्या है? शुरू हो जाता है। 2.5 मिलियन, ये शॉर्ट में रखना है यार। 2.5 मिलियन ईयर्स अगो क्या होता है शुरू? हमारा क्वाटरनरी पीरियड एंड कंटिन्यू टू द, ये अभी भी चल रहा है। क्वाटरनरी हैज़ बीन कैरेक्टराइज्ड बाय द सेवरल पीरियड्स ऑफ ग्लेशिएशन। जैसे कि मैंने बोला क्वाटरनरी पीरियड को आप पीरियड ऑफ द आइस एज भी बता सकते हैं। और इसमें बहुत सारे सेवर, ये कंटिन्यूस था लेकिन बीच बीच में जो टेम्परेचर था वो बढ़ भी रहा था और फिर से माइनस में जा रहा था। ये हल्की फुल्की जो वेरिएशन थी ये चल रही थी, इसलिए बहुत सारे यहाँ पर लिखा गया है सेवरल पीरियड्स ऑफ ग्लेशिएशन। सेवरल पीरियड, कंटिन्यूस नहीं था, ठीक है? थोड़ी वेरिएशन बीच में आ रही थी। व्हेन आइस शीट्स मेनी किलोमीटर्स थिक हैव कवर्ड वास्ट एरिया ऑफ कॉन्टिनेंट इन द टेम्परेट जोन, यानी मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द अर्थ वाज कवर्ड विद ice sheets. During and between these glacial periods, rapid change in climate and sea level had occurred and environment worldwide have altered. यानी जब ये ग्लेशियल पीरियड चल रहे थे बीच में भी थोड़ी चेंजेस आती रही जिससे कि क्लाइमेट भी चेंज हुआ और सी लेवल भी कम ज़्यादा हो रही थी जिससे कि एनवायरनमेंट में बहुत सारा फर्क पड़ा। दिस वेरिएशन इन टर्न हैव ड्रिवन रैपिड चेंज इन लाइफ फॉर्म बोथ फ्लोरा। और इसकी वजह से क्या हुआ? जब टेम्परेचर कम ज़्यादा हो रहा है जो फ्लोरा एंड फाना भी उनको अडाप्ट करना पड़ता है। तो वही चेंजेस बता रहे हैं कि जब ये अचानक कभी बढ़ रहा है और कभी कम हो रहा है और इसके साथ साथ देख रहे हैं जो फ्लोरा और फाना उन्हें वो अब धीरे धीरे सीख रहे हैं अडेप्ट करना। Beginning some 200 years ago, they were responsible for the rise of first human, modern humans। यानी हम देख रहे हैं कि 200,000 years ago यही चेंजेस जो थी वो रीज़न थी राइज ऑफ द मॉडर्न, यानी मॉडर्न ह्यूमंस के पीछे अगर हम कोई मेन पॉइंट देखें जो रीज़न होगा वो यही
चेंज ऑफ द क्लाइमेट होगा। लेंथ ऑफ द क्वार्टनरी शॉर्ट एंड रिलेटेड टू जियोलॉजिकल एंड ड्यूरेशन। हाँ, अब देखिए जो क्वार्टनरी पीरियड है ना, इन कंपेयर विद अदर पीरियड्स और एपॉक्स और इयॉन्स, ये बहुत ही कम है, इट्स वेरी वेरी लेस और बहुत सारा। लेकिन जो चेंजेस इस पीरियड में आई है ना, वो और किसी पीरियड में नहीं, इससे पहले जो पीरियड्स उसमें नहीं हुई। इट्स दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड एन एवोल्यूशनरी चेंजेस, इसको कहा जाता है एवोल्यूशनरी चेंज। The quaternary is replete with forces of disturbance and evidence for evolution is many living system। अब जो quaternary full of changes है, बहुत सारी चीज़ें बदल रही है, क्यों क्लाइमेट बदल रहा है, कम ज़्यादा, और लाइफ फॉर्म्स में भी एडाप्टेशन चल रही है, ठीक है, तो फुल ऑफ डिस्टर्बेंस है। थोड़ा लाइफ फॉर्म्स के बारे में पढ़ते हैं कि लाइफ फॉर्म में क्या असर पड़ा, थोड़ा डिटेल्स में। 90% of animal represented by quaternary fossil was recognized by Charles Lyell आर बीइंग एज बीइंग सिमिलर टू मॉडर्न। हाँ, चार्ल्स लिल है, एक जियोलॉजिस्ट है, जिन्होंने स्टडी किया है क्वाटरनरी फॉसिल्स को, जो भी फॉसिल्स मिले क्वाटरनरी पीरियड्स के, उनको स्टडी किया है किसने, चार्ल्स लिल ने। और उनके मुताबिक मोस्ट ऑफ द फॉसिल जो क्वाटरनरी पीरियड के मिले हैं वो सिमिलर है आज के जो एनिमल्स है या प्लांट्स हैं उनके सिमिलर है। एग्जाम्पल दे रहे हैं जैसे कि shellfish, insects, marine microfossils, mammals, terrestrial mammals living today are similar to the identical to their Pleistocene ancestor। यानी प्लेस्टोसीन या अगर क्वाटरनरी पीरियड में हमें जो फॉसिल्स मिले हैं वो सिमिलर है किसके, जो आज फ्लोरा या फौना हमें मिलते हैं कहाँ पर, अर्थ पे। हाउएवर, लेकिन साथ साथ ऐसा भी है कि कुछ ऐसे हमें प्लेस्टोसीन फॉसिल मिलते हैं जो कि बिल्कुल ही अलग है किससे, जो आज हमें मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल दे रहे हैं कैट्स सैबर टूथ कैट्स, वूली मैमथ्स, के बियर। ये ऐसे कुछ एग्जाम्पल है जो बताते हैं कि हाँ, सिमिलैरिटीज़ थी लेकिन साथ साथ डिफरेंसेस भी बहुत सारी थी। अब आइस एज एक्सटेंशन के बारे में बता रहे हैं कि ये क्यों हो सकता है, क्यों आइस एज के दौरान डिफरेंट रीज़न हो सकते हैं, ठीक है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, टेम्परेचर माइनस में जा रहा है, तो दैट कुड बी द रीज़न फॉर एक्सटेंशन ऑफ एनिमल्स और प्लांट्स। बट सम आर्कियोलॉजिस्ट आप कह लिए, जियोलॉजी या जो स्टडी करते हैं इस फील्ड में, उनकी हाइपोथेसिस है कि वो ब्लेम करते हैं ह्यूमंस को, क्योंकि ह्यूमंस हंट करते थे बड़े बड़े गेम्स को, यानी एनिमल्स को, ठीक है, जिसके वजह से क्या हुआ, ये जो प्लास्टोसीन एनिमल्स थे या बिग एनिमल्स थे, लार्ज एनिमल्स थे, एक्सटेंट हो गए। हाँ, अब देखिए, ये सही बात हो सकती है ओल्ड वर्ल्ड के लिए, लेकिन न्यू वर्ल्ड के लिए ये सही बात नहीं हो सकती, क्योंकि न्यू वर्ल्ड में जो फर्स्ट एविडेंस ऑफ ह्यूमंस हमें मिलता है वो मिलता है 40,000 ईयर्स अगो। लेकिन जो क्वार्टरनरी पीरियड तो 40,000 साल पहले से नहीं है, 2.5 मिलियन ईयर्स अगो, यानी 2 मिलियन ईयर्स। क्या हुआ ऐसा कि वहाँ पर जो एक्सटिंक्ट हो गया, तो हम ह्यूमंस को ब्लेम नहीं कर सकते। इट्स वी कैन से मोस्टली इट्स द क्लाइमेट, या साथ साथ हो सकता है कि ह्यूमंस ने खाया, दे हैव टू। सो यहाँ पर जो हाइपोथेसिस है वी कैन से इट्स नॉट ट्रू, या कह सकते हैं जो थ्योरी पूरी सही नहीं है। ओके, सो लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, अब कश्मीर में क्वार्टरनरी पीरियड्स में क्या हो रहा था। अब क्वार्टरनरी पीरियड हमें पता है कब स्टार्ट होता है, 2.5, और वी कैन से 2.8, आप ऐसा ही कह सकते हैं दोस्तों, देयर इज नो प्रॉब्लम विद दैट। बट द थिंग इज, हम अब पता है हमें कश्मीर वैली फॉर्म कब हुई थी, ठीक है, 4 मिलियन ईयर्स अगो अपलिफ्टमेंट हुआ था, या 3.5 मिलियन ईयर्स अपलिफ्टमेंट हुआ था, और शुरू हुई थी अपलिफ्टमेंट ऑफ दी पीर पंचाल, और उसके साथ साथ क्या हुआ, लेक बनना शुरू हो गई थी। और फिर सेकेंड अपलिफ्टमेंट हुई थी अराउंड 85,000 ईयर्स अगो सेकेंड अपलिफ्टमेंट हुई थी। लेकिन उससे पहले क्या,
what was happening during the quaternary period in Kashmir. अब हमें पता है Kashmir Valley situated in the northwestern Himalaya, India has preserved a continuous quaternary sedimentary record in the form of thick fluvial glacial limestone and eoline sediments. यानी जो स्टडी अगर हम करेंगे कश्मीर के क्वाटरनरी पीरियड के लिए उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हमारे लैक्स्टाइन डिपॉजिट यानी कैरावास. ठीक है, सो कैरावास आर सो इम्पोर्टेंट इन स्टडीइंग द क्वाटरनरी पीरियड ऑफ कश्मीर. The location of Kashmir Valley in the northwestern Himalaya at the interface of western winds and monsoon also makes it scientifically more important to unravel the nature and intensity of these wind system in the past. हाँ, अब ये कह रहे हैं जैसे आज का सिस्टम हमारा हमें पता है कि कश्मीर में जो वेस्टर्न विंड की वजह से ही सारा क्लाइमेट होता है. मोस्टली 90%, हम कह सकते हैं 85% जो क्लाइमेट बनता है हमारा कश्मीर का वो बनता है वेस्टर्न विंड की वजह से. लेकिन मानसून का भी थोड़ा थोड़ा असर रहता है. अब ये वेस्टर्न विंड की क्यों होता है, क्योंकि जो पीर पंजाल है इट ब्लॉक्स द मानसून मोस्टली बट टुवर्ड्स द साउथ ऑफ द वैली थोड़ा थोड़ा जो एरिया है वहाँ पर मानसून इफेक्ट करता है. और ये स्टडी हम आज कर रहे हैं, तो अगर हम देखें आज का है ये, तो पहले क्वार्टर पीरियड में क्या था. द फॉर्मेशन ऑफ वैली एंड सेडिमेंट accumulation आर लिंक्ड टू द अपलिफ्टमेंट ऑफ पीर पंजाल दैट वी नो कि जो कश्मीर वैली लेक बनी, फिर उसमें पानी जमा हुआ नीचे, फिर सेडिमेंट भी बैठे. ठीक है, और वही जो सेडिमेंट बैठ रहे थे वही है स्टडी करके हमें क्या पता चल रहा है क्वार्टरनरी पीरियड में क्या चल रहा था कहाँ कश्मीर में. द अपलिफ्ट रीडायरेक्टेड एंशिएंट ड्रेनेज टू द कैरावा लेक. ठीक है, कैरावा लेक का यहाँ माने कश्मीर एज अ लेक है, यानी सतीसर के बारे में बात की जा रही है. द वैली इज फिल्ड बाय द थिक पैलियोप्लास्टिन डिपॉजिट्स. ठीक है, which were deposited in the ancient Kerala Lake, 5,000 kilometers square, covering 5,000 square. Okay, the Kerala deposits have been studied and reported as early as mid 19th century. अब जो Kerala deposits है वो उसकी शुरुआत स्टडी की कब हुई, मिड 19th century, दैट मीन्स अराउंड 850s. इसके आगे आगे शुरू हो गया था काम किस पे, कैरेवा स्टडीज़ पे. फर्स्ट पर्सन हियर इज़ टू मेंशन इम्पोर्टेंट है वो हो गए हमारे लिडिकर. लिडिकर 1878 में स्टडी करते हैं कैरेवास को, और वो कश्मीर कैरेवास को दो डिविजन्स यानी दो पार्ट रखते हैं किसके, कश्मीर कैरेवास के. एक हो गया अपर और लोअर. Lower is the one which got exposed earlier and the upper is the one which got exposed later due to the tilt in the valley due to the second upliftment of the पीर पंजाल रेंज. लेटर 1976 बट क्या बोलते हैं जो वो अब ये लोअर और अपर टर्म नहीं यूज़ करते, अब वो चेंज करते, कहते हैं हम इसे कहेंगे लोअर को बोलेंगे हीरपुर फॉर्मेशन और अपर को बोलेंगे नागम. ठीक है, और बट एक बार फिर आगे जाके 1989 में अब ये दो फॉर्मेशन थी, अब वो तीसरी एक फॉर्मेशन ले आते हैं जिसके वो बोलते हैं दिलपुर. ठीक है, वो कहते हैं जो दिलपुर है ना ये इस अपर कैरेवा के ऊपर इनको एक और एक लेयर मिलती है. ठीक है, फॉर्मेशन ये हमें साउथ में नहीं मिलती, यानी लोअर कैरेवा के साथ नहीं है, ये जो अपर कैरेवा है उसके ऊपर एक लेयर मिलती है. ठीक है, उससे ये दिलपुर फॉर्मेशन बोलते हैं. और ये क्यों उन्होंने कहा कि एक और फॉर्म ऑफ कैरेवास है, क्योंकि इन्होंने स्टडी किया और देखा कि ये जो थिकनेस एज और टाइप सेक्शन है उसके बिना पर ये ज़रूरी बनता है कि एक और फॉर्मेशन हम यहाँ पर बताएं. तो फर्स्ट फेज ऑफ सेडिमेंटेशन जो होती है जिसे हम हीरपुर फॉर्मेशन कहते हैं वो शुरू होती है प्लायोसीन में. ठीक है, सेकेंड सेडिमेंटेशन कौन सी थी, नागम, यानी वो इसके बाद होती. पहली जो हीरपुर फॉर्मेशन वो कब होती शुरू होती है, प्लायोसीन में. ठीक है, द हीरपुर एंड नागम फॉर्मेशन कंसिस्ट ऑफ फ्लोयोग्लेशियन एंड लाइकस्टाइन सेडिमेंट्स. जैसा कि मैंने वो बोला लाइकस्टाइन यानी लेक डिपॉजिट्स. फॉसिल लीव्स, अब क्या क्या हमें यह मिलता है, फॉसिल लीव्स, सिनेमन्स, ओक,
maple fruit, spores of rose, walnut, trepa, datums, land shells, एस्ट्राबी रिपोर्ट फ्रॉम हीरपुर, यानी हीरपुर से हमें क्या क्या ये चीज़ें मिलती हैं, प्लांट फॉसिल्स भी मिलते हैं, जैसे कि गैस्ट्रोपोड्स एंड अदर लैंड मोलस्कस हैव बीन रिपोर्टेड फ्रॉम नागम फॉर्मेशन। अब नागम में क्या क्या मिलता है ये बता रहा है, प्लांट फॉसिल्स, गैस्ट्रोपोड्स एंड अदर लैंड मोलस्कस। दिलपुर फॉर्मेशन, जैसे मैंने बोला दिलपुर फॉर्मेशन क्या है, कंप्राइजेज एलियन डिपॉजिट ऑकर्स एट द कैप सेडिमेंट ऑफ द नागम, यानी नागम के ऊपर ये फॉर्मेशन है, इसकी लोकेशन वही है, नागम जो फॉर्मेशन है उसके ऊपर ही हमें मिलता है। Archaeologists believe that lake formation started some 4 million years with the upliftment of Pir Panjal range. It's before the southwestern monsoon appeared to have influenced the climate of, यानी अब जो ये कह रहे हैं कि जब पीर पंजाल रेंज बन गई, उससे पहले क्या, उससे पहले ये कह रहे हैं कि जो मानसून पेयर यानी कश्मीर वैली पे इफेक्ट करता था, लेकिन जैसे ही पीर पंजाल बन गया उसके बाद मानसून इफेक्ट नहीं हुआ उतना जितना पहले होता था। टेक्टोनिक अपलिफ्ट एसोसिएटेड विद द Himalayan tectonics subsequently restrict the southwest monsoon from entering the valley and thereafter western distant dominate the regional climate। अब यहाँ वर्ड है डोमिनेट, यानी ज़्यादा किसका डोमिनेंस है कश्मीर में, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, ये अब तक चल रही है, यानी वहाँ वहाँ से क्वार्टर पीरियड से अब भी चल रही है, प्लेस्टोसीन से अभी भी होलोसीन में चल रही है। मानसून का भी थोड़ा थोड़ा जो साउदर्न पार्ट ऑफ द कश्मीर वैली वहाँ पर तकरीबन 15 to 20% आप कह सकते हो होल कश्मीर वैली थोड़ा थोड़ा इफेक्ट मानसून का होता है। Further, the western districts were the main drivers of climate change during quaternary। हाँ, लेकिन अगर क्वार्टनरी पीरियड की बात करें, जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस थे ना वो मेन रीजन थी क्लाइमेट चेंज की कश्मीर वैली में ड्यूरिंग द क्वार्टनरी पीरियड। दिस इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर। फॉर क्वार्टनरी पीरियड टिल द इंसेप्शन ऑफ होलोसीन a series of climatic changes occurred in कश्मीर, यानी क्वार्टनरी पीरियड में ऐसे ही क्वार्टन पीरियड शुरू होता है और जब होलोसीन यानी प्लेस्टोसीन खत्म हो रही है, इट्स वी आर टॉकिंग राइट नाउ अबाउट प्लेस्टोसीन, सिंपल प्लेस्टोसीन इपॉक। इसमें क्या हो रहा है, इसमें बहुत सारी क्लाइमेटिक चेंजेस हो रही है। क्या क्या हो रहा है ड्यूरिंग द अर्ली फेज कश्मीर, फिर कोल्ड टेम्परेचर, पहले पहले क्या कोल्ड टेम्परेचर आया, ठीक है, cold temperature. However, from 2.6 million years ago at the beginning of Holocene period, the climate of the Kashmir was marked by cold warm। So, अब सीक्वेंस क्या है, कोल्ड वार्म, कभी ठंडा कभी गर्म, जैसे हम पीछे देखा क्वार्टर में क्या चल रहा था, ऐसे जा रही है, लेकिन कभी टेम्परेचर क्या बढ़ रहा है फिर से ठंडा हो रहा है, बढ़ रहा है ठंडा, यही सीक्वेंस यहाँ पर भी चल रही है कश्मीर, वह कोल्ड वार्म सीक्वेंस चल रही है कश्मीर में भी। दिस वॉज द रिजल्ट ऑफ 4 ग्लेशियर पीरियड इंटरसेप्टेड विद 3 इंटर। अब कश्मीर का जो ग्लेशियर पीरियड है वो डिफाइन होता है 4 फेजेस में, जिसके बीच में जो चेंजेस थे ना उन्हें कहते हैं 3 इंटर ग्लेशियर। इंटर से आप समझेंगे अंदर, यानी जो 4 ग्लेशियर पीरियड थे उनके बीच में क्या आ रहा है, 4 ग्लेशियल इंटरग्लेशियल पीरियड्स। सिंपल है, ग्लेशियल वो यहाँ जहाँ सारा बर्फ के अंडर था, यानी आइसेज चल रही थी, लेकिन बीच में जब टेम्परेचर थोड़ा बढ़ रहा था ना, प्लस में जा रहा था, तो उसे बोलते हैं इंटरग्लेशियल। ग्लेशियल है अभी भी कम ही है टेम्परेचर, लेकिन कंपेयर टू दिस वन इट्स हायर, यानी अब प्लस में गर्मी थोड़ी बढ़ रही थी, इसलिए इसको इंटरग्लेशियल, फिर से कम हो रहा है, फिर से बढ़ रहा है, फिर कम हो रहा है, बढ़ रहा है, सो इट्स कंटिन्यूटी। दिस ग्लेशियल इंटरग्लेशियल सीक्वेंस ऑकर्ड ड्यूरिंग प्लेस्टोसीन। हाँ, जैसे कि मैंने बोला ये जो चेंजेस हो रही थी किस पीरियड के इपॉक के ड्यूरिंग हो रही थी, प्लेस्टोसीन। ओके, द पोस्ट ग्लेशियल स्टार्टेड फ्रॉम 10,000 ईयर बिफोर प्रेजेंट विद स्टार्ट ऑफ होलोसीन इपॉक, यानी हम कह रहे जो ग्लेशियल पीरियड खत्म कब हुआ, जैसे ही खत्म होता है ना, प्लेस्टोसीन खत्म होता है, प्लेस्टोसीन इपॉक खत्म होता है, शुरू होता है होलोसीन। अब और 10,000 साल पहले क्या हम देखते हैं कि होलोसीन इपॉक शुरू हो जाता है। उसके बाद क्या हम पढ़ेंगे, वो होगा हमारा ह्यूमन एवोल्यूशन, बट वी विल कवर इट इन द नेक्स्ट लेक्चर, क्योंकि ये बहुत बड़ा लेक्चर हो गया। सो डू लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट इफ यू वांट टू आस्क क्वेश्चंस, लाइक भी करेगा और सब्सक्राइब भी करेगा। थैंक यू वेरी मच।